कहां तक बता दिया था आप लोगों को? विटामिन वगैरह कंप्लीट बता दिया था। कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म ये सब समझा दिए थे। क्या चल रहा था? विटामिन खत्म हो गया था। प्रोटीन एंड एंजाइम भी आपको बता दिए थे। एंजाइम और हार्मोन के बारे में क्लास खत्म हो गया था। हार्मोन अपने आप में क्या होता है? प्रोटीन। एंजाइम भी क्या होता है? प्रोटीन। क्या सभी के सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं? नहीं, सभी के सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। क्या सभी प्रोटीन हार्मोन होते हैं? नहीं, लेकिन सभी हार्मोन प्रोटीन, सभी एंजाइम, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। समझ में गया? प्रोटीन अलग अलग 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। कंपोजिशन थोड़ा कम बेस करके अलग अलग चीजें बन जाती हैं। समझ में गया? क्या बोल रहे हैं बाबू? लास्ट क्लास आज है। आप फर्स्ट एंड लास्ट सेम रहता है, को पता ही नहीं चलता है कौन सा फर्स्ट क्लास है कौन सा लास्ट क्लास है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। तुम हंस क्या रहा है इतना? कौता क्लास है तुम्हारा? तो क्या इतना हंस रहा है? कैटाबोलिज्म उपापचय, इसको होगा आपका मेटाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म देखिए, मेटाबोलिज्म किसे कहते हैं? शरीर में होने वाली टूट फूट क्रिया को हम मेटाबोलिज्म कहते हैं। टूट फूट की क्रिया को मेटाबोलिज्म। ये दो तरह से होता है मेटाबोलिज्म, अपचय उपचय। अब इंग्लिश इसका याद रखिएगा, हिंदी उपचय अपचय में कंफ्यूज हो जाएगा। उससे बेटर है आपको हिंदी याद रखें। एक होता है कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। एक होता है एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म में अंतर यह है कि कैटाबोलिज्म का मतलब होता है टूटना। क्या होता है? टूटना। और एनाबोलिज्म का होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। तो इसमें जुड़ने की क्रिया होती है और इसमें टूटने की क्रिया होती है। इन दोनों क्रिया को मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहेंगे? मेटाबॉलिज्म। जुड़ने की क्रिया को अगर आप देखिएगा तो आपको ध्यान होगा कि 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाए थे। क्या बनाए थे? एक ग्लूकोज। एक ग्लूकोज का निर्माण किए थे ना? तुम बताओ मुकुलिया, एटीपी का फुल फॉर्म? आप बताइए। हाँ, तेज बोलो। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे बढ़े, चलिए ध्यान दीजिए। 2023 की शुरुआत हो चुकी है। समझ में आ गया कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ गया? शुरुआत हो चुका है। आज ही किसी की शुरुआत करना है, इधर से भी। आप लोग का क्या कर दिए? शुरुआत कर दिए। कल जन्मदिन था, एक दिन पहले हुआ रहता, 1 जनवरी को हो जाता। चलिए, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म समझ आए? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब आपको नहीं याद रहेगा तो दिक्कत होगा। एटीपी का निर्माण क्रेब्स साइकिल से होता है। आपको बताए थे, आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज और एटीपी का निर्माण होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी माइटोकांड्रिया में जाता है और माइटोकांड्रिया में जाने के बाद वहां पर 4 एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण। 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में खर्च हो जाते हैं और पायरुविक एसिड बनाते हैं। एक पायरुविक एसिड में 18 एटीपी, दूसरे पायरुविक में 18 36। इसके 2 पायरुविक एसिड जो बचे हुए थे उनसे 38। सारा बता दिए थे, नहीं बताए थे? याद कीजिए आप लोग को, पायरुविक एसिड कंप्लीट बता दिए थे। अच्छा,
प्रोटीन भी देखेंगे, 20 एमिनो एसिड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हाँ, एक प्रोटीन बनेगा। 20 एमिनो एसिड के मिलाने से एक प्रोटीन बनता। कितना? एक प्रोटीन। इधर बताओ कितने प्रोटीन को हम अनावश्यक प्रोटीन कहते हैं? बीच में कोई नहीं बोलेगा। निकाल हाथ, निकाल हाथ, निकाल ऊपर, और ऊपर बढ़िया से। क्या चाहते हो? उंगलियां मार दे, हाथ ऐसे प्रॉपर खोलो। हाँ, अब समझ में आया हम क्या शपथ लिए इस साल? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ऐसा रहेगा, बड़का लेके ऐसे भांज देंगे। जिस दिन क्लास अच्छा नहीं रहेगा उस दिन एकदम भल्लाल देव की तरह और गड़िया ले आने लायक छप 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 वाला रद्द। क्वेश्चन नहीं समझ पाए थे? हम दोबारा अच्छा से पूछते हैं, क्वेश्चन नहीं समझा था। एटीपी का फुल फॉर्म, माइक उतार के बोले, एटीपी का फुल फॉर्म बोलो। निकाल 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 ऊपर, निकाल दूसरा का, इस पे तो मार दिया उसको। हाँ, और ऊपर और ऊपर, हाँ इधर इधर, और अच्छा से। उसको नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर तो दोबारा पीट देंगे। हमारे सामने होशियारी है। ये सब हम लोग अपने टीचर को बहुत बेवकूफ बनाए हैं। टेबल सुनाने जाते थे तो मुंह बनाते, 13 बन जा, 13 बन जा। अभी याद था सर, एकदम दिमाग से मुंह पे है, निकल नहीं रहा है यहाँ पे। तुम लाइफ में सबको बेवकूफ बना सकते हो, बैक बेंचर को नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हमको बेवकूफ बनाता है। पिटाइए ना। अब बताओ और कोई दिक्कत है? ये आप एकदम फॉर्म में आ गए हम। अब फाइट उट सब चलेगा। चलिए ये बताइए, ये एनाबोलिज्म की क्रिया है। 38 एटीपी जब मिलकर आपस में जुड़ेंगे तब जाके क्या बनेगा? ग्लूकोज। 20 एमिनो एसिड मिलेंगे तब बन गया। तो जुड़ने की क्रिया जुड़ने की क्रिया एनाबोलिज्म होता है। समझ में? आपस में जुड़ जाता। प्रकाश संश्लेषण, उसमें दोनों क्रिया होती है, एनाबोलिज्म। अच्छा, पाचन बताइए तो। पाचन तो कैटाबोलिज्म है, टूटता है। आप जटिल भोजन खा लेते हैं, उसमें से आपका अलग अलग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, रेशा फैट, सब क्या होता है? अलग अलग। टूटने की क्रिया कैटाबोलिज्म। श्वसन क्या है? श्वसन कैटाबोलिज्म है। चाहे आप फेफड़े में होने वाला बाह्य श्वसन देखिए, चाहे कोशिकाओं में होने वाला आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन में भी आप लेते हैं हवा, नाइट्रोजन टूट के होता है अलग, कार्बन होता है, सॉरी CO2 होता है अलग, ऑक्सीजन होता है अलग। इसे अलग करने का काम करती है एल्वियोली। एल्वियोली बताओ बाबू, ब्लड में वो कौन सा ऐसा तत्व है, जो पदार्थ है जो ऑक्सीजन को ले आता है, ले जाता है? बस ही बोलेगी यहां पे। प्रोटीन। तुम इधर निकाल हाथ, निकाल तुम इधर हाथ निकाल। तुम बोलिए तो आपको बढ़िया पे मार देंगे हम इसे। यहां पे इसको मारने में हमको, तुमको पीटने में हमको कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा मेडिकल स्टोर है ना, तो हमको टेंशन। हाँ, बैंडेज पट्टी नहीं होता है, देखिए। कि मेडिकल में बैंडेज पट्टी वाला नहीं मिलता है। अच्छा, तो हम ऐसे मारेंगे तब ना होगा, मार देते हैं हम बचा के। कटे पटेगा नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी है ना। प्लास्टर होगा बस। पकड़ लिया, जिससे पूछे उसी को पूरा मूड बनाए तो उसको पीटने का, बच गई वो। आगे देखिए, देख रहे एक से एक लड़की का बहाना होता है, बैंडेज पट्टी नहीं होता है। देखिए, पाचन की क्रिया एक प्रकार का कैटाबोलिज्म है, श्वसन की क्रिया भी एक प्रकार का कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म ये दोनों होते रहना हमारे शरीर के लिए जरूरी है। ग्लूकोज प्रोटीन
ये जुड़ते रहना है, ये टूटते रहना है, ऐसे बहुत सारी चीजें कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म हमारे शरीर में होती रहती है। यानी अगर आप समझिए तो पूरी शरीर के लिए सबसे जरूरी कोई चीज है तो वह है मेटाबॉलिज्म। सबसे जरूरी क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेटाबॉलिज्म। अब इस मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए अलग अलग आयुर्वेदिक दवाइयां आती हैं। आप देखे होंगे मिक्स जूस आता है, उसमें ना प्रोटीन विटामिन सब चीज रहता है वहां पे। तो उसमें कुछ कुछ जो प्रोटीन रहेगा वो एनाबोलिज्म का काम कर लेगा, और जो एंजाइम रहेगा वो कैटाबोलिज्म का काम कर लेगा। तो इसको बहुत अच्छा से मेंटेन रखता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो वहां पे ये सब चीजें जूस वगैरह होते हैं सब वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं? पीने वगैरह। एक कोई होटल था भाई, मतलब बढ़िया होटल, उसमें ना गए तो एक जूस दिया, मोजीतो। हमसे कहा सर मोजीतो। हम कहे यार ये सब हम तो कभी पीने वाला आदमी नहीं यहाँ पे। और उसको हमको कहा, हम कहे ले आओ बढ़िया से। 40 मिनट बाद पुदीना पानी दिया हमको। समझ आएगा इन्हें? अब हम किसी को बोलेंगे तो खराब लगेगा। 40 मिनट का एक बैच पढ़ा देता आदमी। 40 मिनट इंतजार किए, पुदीना पानी दे दिया। हमको क्या लगा कि ये ऐसे दिया है, अभी मोजीतो आने वाला होगा। हम 10 मिनट उसमें लॉस कर दिए। हम कहे कि लाएगा कब तुम? तो कहे सर यही तो है। मेरा मन गया। हम कहे कि कितना पैसा हुआ है, रखो। चल दिए। हम कहे सर ये, हम कहे तू ही पी ले पुदीना पानी। यहाँ पे हमको लगा कोई बढ़िया चीज ले आके देगा, मोजीतो। सीधा बोला पुदीना पानी यहाँ पर। नाम है भी रखा वहां पे। हमको 5 स्टार होटल है, बढ़िया चीज देगा यहाँ पे ना। सबसे अच्छा अपना ठेला और ढाबा है। वो आपको सामने दिखेगा कि करने वाला क्या, इधर तो बोल के कुछ कर देगा कुछ। चलिए, वो सब जो चीजें होती हैं थोड़ी सी फायदेमंद होती हैं, पुदीना वगैरह, ये मेटाबॉलिज्म को हमारे क्या करती है? स्ट्रांग रखती है। मेटाबॉलिज्म, अगर हमारे शरीर में एंजाइम है, प्रोटीन है और हार्मोन है, एंजाइम, प्रोटीन और ये ऑटोमेटिक हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखेगा। एंजाइम है तो पाचन तेजी से होगा, हार्मोन है तो टूट फूट की क्रिया, ये सब चीजें की भी बहुत तेजी से हो जाएगी आपको। प्रोटीन है तो वो फिर भी आपका एनाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। तो मेटाबॉलिज्म को मजबूत रखने के लिए एंजाइम, प्रोटीन और हार्मोन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़िया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। एक एटीपी से आपको ऊर्जा ही नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं आपको। समझे? जैसे आप सब्जी में खाते हैं नमक, तो खाली नमक तो नहीं खा सकते हैं, ये कहोगे कि सब्जियां में रहबे करता है। समझे कि नहीं समझे? तो आपको जब तक 38 एटीपी नहीं मिलेगा, आपको ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऐसा थोड़ी है कि आपको 18 को एमिनो एसिड खा लीजिएगा, तनी मनी तो प्रोटीन बनतो ना बनतो। रोटी को आप तवा पे रखते हैं तो कम से कम 2-4 मिनट रखते हैं ना, कि 1 मिनट रख के कहेंगे तनी तो रोटियां बनिए गया होगा, और खाएंगे तो नुकसान कर जाएगा। वो दिमाग लगा रहा है सभी सब। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? बेचारा डर गया, करा हम कहा कुछ बोले। ये कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म सब समझ खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, एस्पिरिन का भी काम आपको पढ़ा दिए हैं हम। एस्पिरिन असल में कोई अलग से टॉपिक ही नहीं है। ब्लड स्टोर कहां रहता है? एस्पिरिन में। वो ब्लड चैप्टर में हल्का सा एक टॉपिक आया होगा, एस्पिरिन में होता है ब्लड। और आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? एस्पिरिन में। इससे ज्यादा उसमें कोई टॉपिक नहीं होता है। आप मलेरिया होता है तो एस्पिरिन प्रभावित होता है। मलेरिया नामक बीमारी में हम आप इसको पढ़ाएंगे। शरीर के सारे अंग आपको पढ़ा दिए, सारा अंग A to Z। देखिए, बाल किसका बना होता है? प्रोटीन। नाखून, पूरा शरीर प्रोटीन। तो बाले नाखून के पीछे पड़ल रहता है सब। कैरोटीन। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं, हम बीमारी की ओर बढ़े। शरीर में होने वाली बीमारी, शरीर में होने वाली बीमारी, अंग बता दिए ना।
आप बढ़िया से साइंस चीजों को पढ़िए। साइंस वाला ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको एकदम कंफर्म नंबर आएगा, नहीं कटेगा। बीपीएससी में आपका 25 क्वेश्चन साइंस से पूछेगा, गारंटेड आपका 24 जो है मटेरियल से मिलेगा। एगो को तो हम कंफर्म कहते हैं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक क्वेश्चन उठा लेता है इंजीनियरिंग मेडिकल से। उस एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आपको 1 साल मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग मेडिकल का पूरा सिलेबस पढ़िए। समझ रहे कि नहीं सर? कभी कभी सोच रहा बॉन्ड एंगल पूछ देते, बोले लैक्टिक एसिड में कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जाता है। इससे आपको कंप्लीटली आइसोमेरिज्म का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए यहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो सब के लिए नहीं, लेकिन 25 में से 24 ये आप नोट से मिल जाएगा आपको। उठा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार मिला लीजिएगा, कंफर्म मिल जाएगा आपको। दुनिया भर के अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर चीजें, ठीक है। दरोगा वाले बैच के लिए, दरोगा का बैच भी देखिए बाबू, बहुत देखिए दरोगा जो एग्जाम होता है ना, उस आप में बहुत लोग उसमें हो जाते हैं, गड़बड़ सड़बड़ अप्रोच अपना लेते हैं। दरोगा में बहुत ज्यादा पढ़ने की नहीं, ट्रिक समझना है कि क्वेश्चन कहां से उठा रहा है। वो ज्यादा उठाता है स्टैटिक्स से, ज्यादा उठा लेता है करंट से। समझ, लड़का मरल रहता है बिहार स्पेशल के चक्कर में, बिहार स्पेशल से उठे भी नहीं करता है, पगड़ा रहेगा हिस्ट्री से, मार हिस्ट्री पढ़ ले रहेगा। यहाँ पे उस हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछेगा वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं? तो पूरी हिस्ट्री खत्म करने के लिए बहुत मेहनत है, उससे बेटर है थोड़ा सा करंट देख लीजिए, स्टैटिक्स देख लीजिए। तो एग्जाम आपका नॉलेज होना वो एक अलग सेगमेंट होता है, और एग्जाम क्लियर करना एक अलग हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लड़कों को, कुछ को तो हम दरोगा बनते ऐसा देखें कि हमको बिलीव नहीं था कि पुलिसो हो जाएगा, सच बता रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजों को वो बच्चे इतनी गहराई से ले लिए जिसका कोई हद नहीं। एक था, आपको आया भी था यहाँ पे, लेकिन हम उस समय सबसे समझवा नहीं ना बोलेंगे, इंडिविजुअल किसी को नहीं ना बोल सकते। तो वहां पे उसको हम जब आया था तो उसको कुछ नहीं पता रहता था, उसको ज्योग्राफी इस सब से कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। गांव का था पढ़ने वाला, गांव में कैसी स्कूल में पढ़ाई होती है आपको पता ही है। तो कहा सर हमको ये सब बुझाई भी नहीं करता है, हमको कोई शॉर्टकट तरीका बताए। हमको शॉर्टकट क्या होता है? तो उसको बताए करंट देखो, स्टैटिक्स देखो, कुछ स्टैटिक्स वाला पार्ट देखो, अब कुछ सेलेक्टेड टॉपिक बोले, और रिजल्ट के बाद ले आके हमको दिखाया सर यही ना बोले थे आप। और उसके बाद से कहा कि हमको आजियो, बाकी का उतना समझ में नहीं आता है। तो एग्जाम में रिजल्ट लेना थोड़ी सी एक ट्रिक है, कला है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पढ़ते रह जाएंगे तो भी दिक्कत। रेगिस्तान में आप कितना नल गाड़ते रहिए, पानी मिलने की चांस नहीं रहता। उसको वाटर लेवल भी पता रहना चाहिए कहां तक जाएगा। दरवाजा खोल दीजिए, देखिए ठंडा लग गया है। ये लड़की लोग को हमको नहीं समझ में आता, गर्मी में बेहोश होगी और ठंडी में ठंडा मार देगा। अब आप खुद से सोच के देखिए, सुबह से 3 लड़की बेहोश हो चुकी है। अरे एक तो आते क्लासों में नहीं आई है, वो ऑफिसे में है। 3 क्या हो रहा हमको नहीं समझ में आता यहाँ पे। मेटाबॉलिज्म सही नहीं है वो सब। आगे बढ़े, बीमारी देखते हैं। देखिए बीमारी किसे कहा जाता है? शरीर में होने वाले अनवांटेड चेंजिंग जिसे हम नहीं चाहते। जैसे जिस चेंजिंग को हम चाहते हैं वो चेंजिंग बीमारी नहीं कहलाई, लेकिन ऐसी बीमारी जिससे शरीर में कुछ मतलब ऐसी चीजें जिसे हम ना, अवांछनीय परिवर्तन हमारे शरीर में क्या लाता है? बीमारी लेके आता है। बीमारी कई टाइप के होते हैं। एक होता है वंशानुगत बीमारी, एक खानदान से दूसरे खानदान में चला जाता है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस, आंख का जो कलर ब्लाइंडनेस है ना, एक खानदान से दूसरे खानदान में चला जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस खानदानी बीमारी ही। आपका एक तो हीमोफोलिया बीमारी, इंग्लैंड के महारानी से पहला, क्या है? हीमोफिलिया, वहां पे खून का थक्का नहीं बनता, ब्लड में पड़ा दिया। तो ये खानदानी बीमारी होते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसे हम डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं, किसी चीज की कमी से हो जाती है। जैसे आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन की कमी से घेगा, प्रोटीन की कमी से मेरास्मस, प्रोटीन की कमी से मेरास्मस नामक रोग हो जाता है। तो कमी से होने वाला बीमारी होता है, उसे कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। तो जब किसी चीज की कमी से होता है बीमारी, तो उसको बड़ी इजीली सही किया जा सकता है, क्योंकि आपको उसका रीजन पता है, कॉज पता है कि इसकी कमी से हुआ, उस चीज बढ़ा दो सही हो जाएगा। तो डिफिशियंसी डिजीज उतना खतरनाक नहीं माना जाता। जैसे एनीमिया से किसी को बीमारी, क्या दिक्कत है? आयरन की गोली सुबह शाम दे दो, एक तो सुबह खा लेना, और ज्यादा कमी है तो सुबह शाम खा लेना, और ज्यादा कमी है छोड़ दे तो बैठ के चबाते
टिटनस हो जाएगा उसको, छड़ नहीं चबा सकते, क्योंकि जो भी तत्व आपको चाहिए वो नैनो पार्टिकल में चाहिए। नैनो पार्टिकल जो आपको नंगी आंखों से न दिख सके, उतना छोटा छोटा पार्टिकल में चाहिए होता है। तो डिफिशियंसी डिजीज। अब कुछ ऐसे डिजीज होते हैं ट्रांसफरेबल बीमारी, जो एक से दूसरे में फैल जाता है। तो जो भी ट्रांसफरेबल बीमारियां हैं उसके खासियत यह है कि उसे कोई ना कोई तो है जो इस बीमारी को उस बीमारी में ले जा रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे में ले जा रहा है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, चाहे वो फंगस है, चाहे वो प्रोटोजोआ है। तो कुछ ना कुछ तो है जो उसमें ले जा रहा है। एक डिफिशियंसी समझ में आता है कि हमारे शरीर में आयरन की कमी है, एनीमिया होगा, कैल्शियम की कमी है, रिकेट्स होगा, समझ में आ गया, सोडियम की कमी है, दिमाग कमजोर होगा। तो अलग अलग टाइप की क्या होती है बीमारियां होती है, समझ में आ रहा है। तो सोडियम की कमी से दिमाग कमजोर नहीं होता है, मतलब सिग्नल कम जाता है, दाएं दाएं आदमी बेहोश होता है। तो समझिए ध्यान से अब चीजों को, जो बीमारी एक से दूसरे में फैल जाती है तो उसके ले जाने वाला कोई ना कोई वाहक जरूरी होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस। जैसे प्लेग नामक बैक्टीरिया चूहों के शरीर में आराम से रह सकता था। जैसे हमें रहने के लिए भी एक अच्छा माहौल चाहिए। जैसे अभी आपको हम कह देंगे कि चलिए कश्मीर मर जाइएगा, भयानक ठंड पड़ेगा, आप रह नहीं पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कश्मीर के लोगों को कहिएगा लद्दाख में आके राजस्थान में रह जाओ, चमड़े जल जाए, बहुत भयानक गर्मी पड़ती है। लेकिन वहां हर इंसान को अपना एक क्लाइमेट पसंद होता है, आपको भी कुछ पसंद होगा, उसी तरह हर बीमारी फैलाने वाले को कोई ना कोई क्लाइमेट पसंद है। तो प्लेग का जो बैक्टीरिया था उसको चूहे के शरीर में ना जो बाल होते हैं उससे उसको ठंडी गर्मी सब चीज से बच जाता था। और चूहा किसी चीज पे बैठ के खाता था तो नीचुआ से भी उसका भोजन ले लेता था। चूहा कोनो चीज को आराम से थोड़े खाता है, लड्डू दे दीजिएगा भर लड्डुआ पे घूमने लगेगा यहाँ पे, तो उसको आराम से मिल जाता है। तो प्लेग का बैक्टीरिया था, भयानक फैलता था प्लेग, काली मौत कहते हैं। डेली 100-100 ग्राम मांस झड़ेगा, जैसे कुत्ता सड़ता है ना, सेम आदमी सड़ता है प्लेग में, सेम कुत्ता सड़ते देखे ना, एग्जैक्ट वैसे ही आदमी सड़ेगा वहां पे प्लेग में, भयानक हो जाता। मांसवा खींचेंगे तो आ जाएगा, तो डॉक्टर रख देता है सब छोड़ देना, तो कोई इलाज उलाज खत्म कहानी हो जाता, मरता आदमी, बहुत भयानक। तो प्लेग हो गया, वो किससे फैलता है, बैक्टीरिया से। वैसे ही कोरोना का क्या हो गया, वायरस हो गया, अलग अलग होते हैं इसमें यहाँ पे। तो इन बीमारियों को हमें पढ़ना है। डिफिशियंसी डिजीज आप ज्यादातर पढ़ लिए, उसको बस एक जगह रखना है। जैसे रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, सारा डिफिशियंसी डिजीज आप क्या हुआ है, पढ़े हुए हैं। कमी से होने वाला रोग पढ़े हैं, बस उसको एक जगह में क्या करना है, सिस्टमेटिक करना है। अब हम देखते हैं आगे बीमारी, जो वाहक बीमारियां हैं। एक होता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ उसे कहा जाता है जिसका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है और हम इसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनके शरीर में अलग अलग ऊतक नहीं पाए जाते, एक एक कोशिका है, उस कोशिका में एक केंद्रक पाया जाएगा और एक राइबोसोम पाया जाएगा। कौन सा राइबोसोम मिलेगा, बोलो, वहां वो बीच में नहीं, सुन लीजिए, हाँ 70 years। तुम बताओ, हम बीच में कोई नहीं बोलेगा, ये बोलेगा हम लोगों में कौन सा राइबोसोम, बीच में नहीं बोलो, अरे बकलोल आए हम, हाँ राइबोसोम में खत्म कर देंगे हम लोग में कौन सा, कौन बताया है, हम लोग देखिए हमारी कोशिकाओं के अंदर बहुत ज्यादा चीज पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया उसमें भी पाया जाएगा। राइबोसोम हम लोग में बड़ा वाला 80 years, इंसों में 70 years, आगे को पाया जाएगा न्यूक्लियस। खत्म हो गया, ये कौन सा है, एक कोशिका, खत्म कहानी। इंसों का शरीर में ज्यादा कुछ रहता नहीं है, इतने भर रहबे करेगा। इनकी कई सारी कोशिकाओं मिलकर अंग नहीं बना पाते, हाथ पैर नहीं बना पाते हैं सब, बस ऐसे ही जहां तहां रहेगा। इसकी जिंदगी का बस एक मकसद है, सटल लो जहां जिसका चुपचाप, और उसका रिप्रोडक्शन होगा, एक नई कोशिका बनेगी, तीसरी चौथी ऐसे बनते जाएगी। अब कहीं पे भी आप जाके कुछ चीज साट दीजिएगा तो दिक्कत होगा कि नहीं, कैसे दीवार पे काई जम जाता है वैसे ही शरीर में घुस के काई जमा देते हैं। कौन, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ उस जीव को कहा जाता है जिसका शरीर केवल एक कोशिका से बना हुआ। प्रोटोजोआ लाखों की संख्या में पाया जाता है। प्रोटोजोआ किसी बीमारी, किसी आदमी का, जैसे लड़की, तो क्या लड़की तो बहुत सारी है, समझ में आ गया कि लड़का, तो ये क्या है, कैटेगरी है, कॉमन नाउन है, ये कैटेगरी है। जैसे क्या ना कि लड़का, लड़की, मानव, मानव में आप लोग भी आइएगा,
मानव में लड़का और आप लोग भी यही रहा। तो मानव एक कैटेगरी है, वैसे ही प्रोटोजोआ क्या है? कैटेगरी है। प्रोटोजोआ क्या है? किसी एक का नाम नहीं। प्रोटोजोआ को क्या हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं? ये क्या इनके शरीर में अंग पाए जाते हैं? क्या इनमें उत्तक पाया जाएगा? नहीं। माइक्रो सब माइक्रोब होते हैं, सभी सब माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह सब आएंगे सब इसमें। इसको आपको पढ़ना है प्रोटोजोआ के बारे में फाइलम चैप्टर में। सबसे पहला फाइलम आता है प्रोटोजोआ फाइलम। प्रोटोजोआ पेरिफेरा, प्रोटोजोआ पेरिफेरा, सिलिंड्रेटा, एनिलीड, प्लेंटीहेलमिन्थीज, स्केलेमेंथीज, एनिलीडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोकार्डेटा, कार्डेटा। हम लोग आते हैं कार्डेटा में, ठीक है। ये एक ग्रुप का नाम है। क्या है? ग्रुप का नाम। ये ससुरे बीमारी फैला देते हैं। प्रोटोजोआ क्या फैला देते हैं? सब बीमार। और ये कई अलग अलग टाइप के आएंगे सब, इसमें अलग अलग प्रोटोजोआ पाए जाते हैं सब, समझ में गया? ये सब चले जाएंगे। अमीबा नाम सुने? पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब किसमें आता है? प्रोटोजोआ। ये सब क्या है? सब प्रोटोजोआ। एक के कोशिका है चूंकि काम करता हूं। अमीबा तो बिना सेप का होता है, इस टाइप का होगा अमीबा, हो गया अमीबा। इसे दूसरा अंगे नहीं है, इसी में सब कुछ है। ये बीमारी फैला देते हैं सब। इनका एक ट्रिक है, प से प्रोटोजोआ, प से पे काम सोप, पे काम सोप, ये ट्रिक है बाबू। ये सारी बीमारियों में ये कुछ फेमस बीमारियां हैं जो ये फैलाते हैं, और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको मटेरियल में ये ट्रिक लिखा हुआ रहेगा, समझिए। पे काम सोप, पे से होता है पेचिस, पे काम सोप, प से हो गया पायरिया, पे से हो गया पेचिस। प्लेग नहीं रे, पेचिस, पेचिस हो जाता है। इससे क्या होगा? पेचिस यानी लूज मोशन, पेचिस, लूज मोशन। अब देखिए लूज मोशन क्यों होगा? बड़ी आंत जो है वो पानी को अवशोषित करती है। अब बड़ी आंत पानी को अवशोषित करेगी, तो अगर हमारे कहीं दूषित भोजन है, कहीं प्रोटोजोआ रखा हुआ है या कहीं कुछ है, उसको हम क्या किए? खा गए, या कैसे भी शरीर में गया। तो इन सब का शरीर जो होता है एक कोशिकीय होता है, बड़ी जल्दी रिप्रोडक्शन करता है। धीरे धीरे शरीर में गया, रिप्रोडक्शन कर लिया। और बड़ी आंत में ज्यादा जगह होता है, बड़ी आंत मोटी होती है, उसमें ज्यादा जगह उसकी दीवार पे जाके सट गया। अब बड़ी तेज रिप्रोडक्शन करते हैं, पूरा का पूरा बड़ी आंत की दीवारों पे सट जाएगा। अब बड़ी आंत जो है वो जल का अवशोषण करती है। जल सोखने का काम कौन करता है? बड़ी आंत करती है। इसके दीवारों पे कौन सट गया? प्रोटोजोआ सट गया। अब बताइए वो अवशोषण करेगी कैसे? नहीं करेगी, पानी छोड़ देगा, पानी खींच नहीं पाएगा। तो पानी का अवशोषण कौन करता है? बड़ी आंत। और उसमें कौन सट जाएगा? प्रोटो। तो खींचेगा कौन? नहीं खींच पाएगा। यहां पर जैसे कहीं कहीं बारीक बारीक छेद है, उसमें कुछ सटा दीजिएगा तो नहीं खींच पाएगा, तो वही पानी छोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा? लूज मोशन। तो उसके लिए क्या खाना पड़ता है? दवा। दवा आता है अलग अलग लूज मोशन का। खाएंगे, खाने से क्या होता है? वो प्रोटो जाएगा बड़ी आंत में, क्योंकि जैसे दवा खाएंगे पेट में जाएगा, पेट के बाद छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत के बाद वो दवा ऐसा रहेगा ना, उसको छोटी आंत खींचेगा ना, इंजाइम खींचेगा, छोड़ देगा। और वो जाके यहाँ पे जो प्रोटोजोआ है सब, इन सब को आंखिया में परपरा देगा, इन सब को दोष कर देगा। बड़ी आंत को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। जैसे बड़ी आंत को छोड़ेंगे, बड़ी आंत सारा जल को क्या कर देगा? सोख लेगा वहां पर। तो पेचिस कंट्रोल हो जाता है। तो पे से क्या हो गया? पेचिस। पैसे पेच किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। कहां से होता है? काला जार। काला जार, काला जार ये बुखार है, बहुत खतरनाक होता है, जान ले लेता है काला जार। समझ में आ गया कि नहीं? ये किस मक्खी से होता है? बालू मक्खी। किसे? बालू मक्खी, सैंडी मक्खी। एक मक्खी होती है ना, सिल्वर कलर की होती है। किस कलर की? सिल्वर। बालू के कलर का होता है बालू मक्खी। कौन सी मक्खी? बालू मक्खी। तो सैंडी या बालू मक्खी के कारण कौन सा होता है? काला जार। सैंडी या बालू मक्खी कर, उसे सैंडी यानी बालू के कलर का दिखती है। बालू समझते हैं ना, अंग्रेजी में उसे सैंड कहते हैं। बालू या सैंडी मक्खी के कारण काला जार। वो भी किसके कारण? प्रोटोजोआ। क्या जी? तो काला मक्खी के कारण होता है, सॉरी सैंडी मक्खी के कारण होता है, या सैंडी मक्खी के ऊपर उपस्थित प्रोटोजोआ के कारण? सैंडी मक्खी तो उसको लेके घूम रही है। सैंडी मक्खी क्या कर रही है? वाहन कर रही है, लेके उसे घूम रही है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या प्रोटोजोआ अमूमन सड़े गले चीजों पे पाए जाते हैं। मक्खी भी उसी सड़े गले चीजों पे पाया जाता है। मक्खी जैसे बैठेगी, उसे जो उसके पैरवा को पकड़ लेगा,
प्रोटोजोआ क्या करेगा, पैरवा पकड़ लेगा। अब आपके कहीं घाव हुआ है या कहीं खाना है खुला हुआ में भोजन है, उस पर मक्खी बैठेगी, टहलेगी, तब तक ये उतर जाएगा। उसको लगेगा कि मक्खी को अभी रुकना है, तब तक मक्खी टेक ऑफ कर जाएगी। लैंडिंग के टाइम पे उतर गया, अब तक तो मक्खी क्या हो गई, टेक ऑफ। कोने झाड़ दिया इसे, मक्खी टेक ऑफ। चिल्लाते रहे, अरे हमारा टिकट था जी, तुम्हारे यहां से आए थे, हम यही छोड़ दिया लड्डू के ऊपर। अब प्रोटोजोआ कहां हो गया, लड्डू के ऊपर। आप गए लड्डू खा गए, कहा कि कौन दुनिया है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। बस आपको क्या होगा, काला जार हो सकता है। तो ये प्रोटोजोआ इसको क्या कर सकता है, बीमारी फैला सकता है। अगला आता है मलेरिया। इससे आप लोग भली भांति वाकिफ हैं। मलेरिया, मलेरिया किसे, मलेरिया, ठीक है। मलेरिया सबसे ज्यादा जान, आज की डेट में भी मलेरिया भारत में लगभग 30 से 40 हजार लोगों की हर साल जान ले लेता है। मलेरिया, इसको लोग समझ नहीं पाते हैं, एस्पिलीन खत्म कर देता है। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, एस्पिलीन। एस्पिलीन क्या प्रभावित होता है, एस्पिलीन प्रभावित होता है मलेरिया। द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा जान लिया था अगर सैनिकों का, मलेरिया बीमारी ने लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय प्लेग और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय मलेरिया। क्या जी, मलेरिया। मलेरिया भी किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ। मलेरिया भी चूंकि मलेरिया फेमस बीमारी है, इसलिए प्रोटोजोआ का नाम भी पूछ देता है कि कौन सा प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम, कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसका फेमस बीमारी है, इसलिए इसका क्या करता है, पूछ देता है कि प्रोटोजोआ में से कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। कौन सा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो ये कौन सी, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है, हाँ। अब जब ये जवान हो जाता है तभी बीमारी फैलाता है। प्लाज्मोडियम छोटा रहता है तो बीमारी नहीं फैला पाता। तो जब ये जवान हो जाता है तो उसमें स्पेरोजॉइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेरोजॉइट। तो ये किस अवस्था में बीमारी फैलाएगा, एस्पेरोजॉइट अवस्था। बड़ा हो जाएगा तब एस्पेरोजॉइट अवस्था में बीमारी को फैलाता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से, स्पेरोजॉइट लिख दे, स्पेरोजॉइट। स्पेरोजॉइट अवस्था में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, एस्पिलीन को क्या कहते हैं, प्लीहा, या फिर इसी को क्या कहते हैं, तिल्ली। क्या कहेंगे, तिल्ली। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है, एस्पिलीन या प्लीहा को कहा जाता है। एस्पिलीन या प्लीहा को कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं गया। मलेरिया में, मलेरिया किस प्रोटोजोआ से, हाँ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। किस अवस्था में, एस्पेरोजॉइट अवस्था में। कौन सा अंग प्रभावित होता है, एस्पिलीन। एस्पिलीन या प्लीहा, एस्पिलीन या, इसी को हम क्या कहेंगे, तिल्ली का। ये ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी मरने के बाद कहा जाता है, एस्पिलीन। इतना खतरनाक बीमारी था कि इससे बहुत लोगों की जान चली जाती थी। तो इसका दवाई भी अवेलेबल नहीं था। बाद में इसका आयुर्वेदिक दवाई की खोज की गई थी। एक पौधा होता है जिसका नाम था सिनकोना। पौधे का नाम क्या होता है, सिनकोना। सिनकोना का पौधा जो होता है उसका छाल लिया जाता है और उस छाल से जो जूस निकाला जाता है उसे हम कुनैन कहते हैं। क्या कहेंगे, कुनैन। तो बताइए, सिनकोना के पौधे का जो छाल का जूस होता है उसे क्या कहेंगे, सिनकोना। सिनकोना से क्या मिलेगा, कुनैन। सिनकोना से क्या मिलता है, कुनैन। सिनकोना से कुनैन। और यह कुनैन जो होता है यह किस चीज के इलाज के लिए काम आता है, इंडोनेशिया के जावा में, जावा द्वीप, इंडोनेशिया का जावा, उस पर एक शहर है बांगडुंग। क्या नाम है, बांगडुंग। आपको नक्शा में पढ़ाए हैं। वहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, सिनकोना होता है। क्या होता है, सिनकोना। ये बड़ा धीमा इलाज करता था। समझ में आ गया कि नहीं, बहुत धीमा इलाज करता था शरीर का, इसलिए उतना सक्सेस नहीं हुआ था। इसी के जगह पे इसका आर्टिफिशियल आ गया क्लोरोक्वीन। कुनैन के जगह क्या आ गया, क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन। अभी मलेरिया, अभी सिनकोना का स्थान कौन ले लिया, क्लोरो, यानी कुनैन का स्थान कौन ले लिया, क्लोरोक्वीन। अब अगर आपको क्या होता है, मलेरिया,
अब अगर आपको क्या होगा मलेरिया, तो आपको किससे इलाज कराया जाएगा? मलेरिया का इलाज क्लोरोक्वीन से होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आर्टिफिशियली अब मलेरिया ठीक किया जा सकता है, लेकिन अब तो मच्छर भी शरीफ हो गया है सब। नहीं तो आज से 10 साल पहले बड़ी मच्छर, आज भी गांव में भयानक पड़ता है सब जी। गांव का मच्छर भयानक होता है, गोईठा सुलगाना पड़ता है गाय भैंस के पास वहां पर। अब बहुत पेटहा होता है, सब भर भर पेट पी के जाता है सब। हाँ, मलेरिया जब भी फैलेगा तो मादा से फैलेगा। किसे? मादा। कौन सा? प्रोटोजोआ। अब मच्छर में कौन सा? एनाफिलीज। एनाफिलीज मच्छर में एनाफिलीज। अब प्रोटोजोआ में से कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। किस अवस्था में? एस्पेरोजोइड। किस अवस्था में? एस्पेरोजोइड। बताइए शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सिनकोना के छाल से क्या मिलता है? कौन? अभी वह रसायन का नाम बताइए जो कौन सा मच्छर? एनाफिलीज। मच्छर ये शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी। मच्छर हो या मच्छरनी दोनों होती हैं शाकाहारी। लेकिन जब मच्छरनी जो होती है गर्भवती होती है तो उसका बच्चा केवल खून में जिंदा रह सकता है। किसमें जिंदा रह सकता है? खून। इसलिए आप देखिएगा मच्छर जब खून पिएगा ना तो बार-बार को लटकल रहता है वहां पर, लाल रंग का पूरा उसकी थैली होती है वहां पे, तो उसी में वो अपने बच्चे सबको खून पिलाने के लिए रखे रहती है। लड़कों सोच रहा खचरा सब सोचा खूने में जिंदा रहेंगे लोग यहाँ पर। तो मच्छर से तो एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज के ही मच्छर खून पी सकती है। तो वही मच्छर ने अगर कोई मच्छर खून पी रहे तो मतलब समझिए क्या है? गर्भवती है। और गर्भवती पे कभी भी अत्याचार नहीं किया जाता है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। समझ में नहीं? ओकर जान बचेला के चक्कर में सोच रहा हम लोग का जान ले लेगा। क्या हर एक मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाएगा? जिस मच्छर के ऊपर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होगा वही काटेगा तो क्या करेगा? मलेरिया हो, अदरवाइज में नहीं होगा। जब खून पीता है ना तो उसी दौरान क्या चल जाता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ तो एकदम छोटा छोटा होता है, चल जाता है कि ये गली किधर जाएगा, चला आया शरीर के अंदर, कहेगा गली पे तो खाली खून बह रहा है, तो खून में घूमने लगेगा इधर उधर। प्रोटोजोआ किधर घूमने लगेगा? खून में। मच्छर काटा, एनाफिलीज मच्छर है, अगर इस एनाफिलीज के ऊपर क्या है? प्रोटोजोआ, तो उसके शरीर में पूरा फैला हुआ है। और जैसे वो खून पिएगी तो उधर से जाएगा, कहेगा इधर जाना है क्या, घुस जाएगा हमारे ब्लड में। अब ब्लड में घूमेगा, कहेगा कि किधर से किधर जाना है भैया, यहाँ पे ठीक ठाक माहौल है, यहाँ ना ठंडी है ना गर्मी है, 38 डिग्री सेल्सियस, क्या फर्स्ट क्लास जगह है, एयर कंडीशन है। कौन ढकेल रहा है? ब्लड प्रेशर उसको ढकेलेगा और ढकलाएगा, पूरा घूम फिर के आएगा, फेफड़ा लीवर हेन तेन सब जगह का बहुते मोहल्ला है इधर। तब तक उसमें जितना भी फालतू चीज होता है ब्लड का वो एस्पिरिन रख लेता है। एस्पिरिन देखेगा ये कौन है रे, इधर आओ यहाँ पर। एस्पिरिन उसको पकड़ लेगा, कहेगा हमको पकड़ा तुम। एस्पिरिन में अपना पूरा खानदान बना देता है और एस्पिरिन को कहता है ठीक है तुम्हें अगर शौक है हमारा स्वागत करने का तो करो, पूरा एस्पिरिन में भर देता है। अब एस्पिरिन आरबीसी को देखना ही छोड़ देता है, तो आपके आरबीसी मरेगा तो उसको वहीं पे जाके इकट्ठा होना होता है एस्पिरिन में। एस्पिरिन में भर गया कौन? प्लाज्मोडियम। अब मरा हुआ ब्लड आपके शरीर में घूमने लगेगा, समझ में आ गई कि नहीं? उसके बाद से पूरी की तरह शरीर को मार डालेगा आपके। आगे बढ़ जा, बताइए क्या नर मच्छर खून पीते हैं? वो शरीफ होते हैं, पेड़ पौधे के रस चूसते रहते हैं। इसलिए देखिएगा ना पेड़ के बाहर खूब ऐसे ऐसे मच्छर क्या होंगे सर, घूमते फिरते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। अब से होता है सोने की बीमारी, ट्रिपनोसोम, ट्रिपनोसोम सोने की बीमारी। सोने भी बीमारी होता है, ये कब होता है, खरे सूझ जाता है सब। सोने की बीमारी, सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस बीमारी, ये जो होती है ये सीसी मक्खी में पाए जाते हैं। किस मक्खी में? सीसी मक्खी के ऊपर पाए जाने वाला प्रोटोजोआ अगर आपके शरीर में घुस गया तो क्या कर देगा? सोने की बीमारी कर। सोइएगा खूब। आप लोग में से भी कई को दिखेगा खूब सुतता है सब,
मत पूछे, एक से एक रहेगा तो खड़े खड़े सूझ जाएगा सो यहाँ पर, दिनवा भर क्लास में सुतल रहता है सब। एक नींद की कमी है तो सोना आता है, तो अब समझ में आता है। एक और होगबे करता है सब, सुतले रहेगा सब वहां पे। हालांकि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो आपको नींद आएगी, ऊर्जा कम रहेगा तो नींद आएगी, लेकिन एक और ऐसा खतरा होता है सब ना, खड़े सूझ जाएगा सब, ऐसे पागल पागल रहेगा। तो सबको इलाज कराना चाहिए। यहाँ पे प्रोटोजोआ का सोने की बीमारी, पस है पायरिया, पायरिया दतवा एकदम पीला हो जाता है, पायरिया। अब मसूड़े क्या हो जाएंगे, फूलने लगेंगे, हल्का से क्या आने लगेगा, ब्लड, हल्का ब्लड आने, क्योंकि प्रोटोजोआ है और वो अपना अंडा बच्चा देगा और आगे बढ़ेंगे तो खोद खोद के एकदम जड़ तक चल जाएंगे सर। जड़ को ऐसे क्या कर देंगे सर, खबर देंगे सर, तो आपको क्या आने लगेगा, ब्लड आने लगेगा। क्या आने लगेगा, ब्लड। तो पायरिया नामक बीमारी हो जाती है। तो उसमें नॉर्मल सा काला मिर्च, फिटकिरी और ये सरसों का तेल, उसका पेस्ट बना के ऐसे रात में लगा के हाथ से सो जाइए, सुबेरे हो तो 4-5 घंटा के अंदर कुल प्रोटोजोआ लोग का इंतजाम कर देगा वो। समझ के गिने गया। इससे भी नहीं सही होता तो तुम लोग हार्पिक यूज करो। कर इससे क्या होगा। आगे बढ़े। से क्या हो गया, पायरिया। पायरिया समझ आ गया, दांत की बीमारी होती है पायरिया। अब मुंह बहुत खराब महकता है पायरिया वाले को, ऐसे मुंह महकेगा लगे क्लोरोफॉर्म है कर दे। एक से एक रहता है भयानक एकदम। जो मुंह महकता है पता नहीं क्या मुंह में घुस के, हाँ क्या है, नजदीक आके बात करते तो उसको टोक देना चाहिए, आपका मुंह महक रहा है। आगे बढ़े। तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का शॉर्टकट बताइए। पे कान सोम, पे से का से काला जा, म से मल, स से सोने की बीमारी, प से पायरिया। तो क्या हो गया आप पायरिया। अब पूरा इसी पे क्या कर लेगा, छाप लेगा, पीला पीला छाप लेगा। तो ऐसे कई को तो नखुनिया से बकोट बकोट निकालता है सर, फिर ऐसे निकाल के देखता है सर देरे निकल गया रे, ऐसे कपड़ा में पोंछ लेगा सर। आप लोग बड़ा नाखून क्यों रखती है। ऐसे ही अचानक ज्ञान की प्राप्ति होती है। समझ गए, लेकिन अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई कि आखिर प्रोटोजोआ निकालने के लिए। चलिए आगे बढ़े। तो आप लोग को प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी समझ में आ गया। अब कल बैक्टीरिया से, वायरस से फैलने वाली बीमारी, 2 दिन चैप्टर चलेगा बीमारी का, उसके बाद हम लोग चल देंगे बॉटनी पे, ठीक है।